हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। सिविल प्रोसीजर कोड 1908। आज हम बात करने वाले हैं कि पार्टी के अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस के क्या इफेक्ट होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कैसे पार्टी अपीयर होंगी और एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नई नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और इसके साथ साथ हम सीपीसी के अंदर एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहे हैं कि जितना टॉपिक्स हमने कवर्स किए हैं उन सारे टॉपिक के प्रीवियस जुडिशियल एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन के क्वेश्चन सेट आते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है और ये कोशिश करेंगे हम कि एक वीक में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लेकर आए। तो आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। ये सीपीसी में कहाँ पे दिया गया है? ऑर्डर 9 के अंदर आदेश 9 में बताया गया है पार्टियों के अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस के बारे में। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ केस करने के लिए न्यायालय में जाना पड़ा, तो इसको हम कहेंगे प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ ये मुकदमा करेगा उसको बोलेंगे डिफेंडेंट। प्लेंटिफ एक प्लेंट फाइल करता है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट क्या करेगा फिर? उसके प्लेंट को जब ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाता है, उसका सूट प्लेंट एक्सेप्ट होने के बाद वो आदेश 5 ऑर्डर 5 के हिसाब से डिफेंडेंट को सम्मन इशू कर देता है कि आपको सो एंड सो डेट को सो एंड सो टाइम पे कोर्ट में आना है, क्योंकि आपके खिलाफ प्लेंटिफ ने मुकदमा दायर कर दिया है। उसके बाद डिफेंडेंट क्या करता है? ऑर्डर 8 के हिसाब से अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है जिस दिन न्यायालय ने उसको बुलाया है। देखिए यहाँ पर दो बातें होंगी कि जिस दिन न्यायालय ने सम्मन दे के बुलाया है उस दिन या तो पार्टीज आ जाएं या नहीं आए। तो यही आदेश 9 है कि पार्टियों का कोर्ट में न्यायालय में चले जाना या किसी पार्टी का वहां से अनुपस्थित होना, यही आदेश 9 में बताया गया है। देखिए ऑर्डर 9 के अंदर टोटल 14 रूल्स दिए गए, रूल 1 टू रूल 14। ऑर्डर 9 डील करता है विद द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर नॉन अपीयरेंस। पार्टीज के अपीयरेंस के बारे में बताएगा, और अगर वो न्यायालय में से अनुपस्थित होते हैं जिस दिन न्यायालय उनको बुलाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। हम एक्स पार्टी डिक्री के बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। अभी अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस को लेके क्या बात आती है कि जब न्यायालय ने आपको किसी दिन बुलाया है उस दिन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि नाइदर पार्टी अपीयर्स, कोई भी पार्टी ना आए, ना प्लेंटिफ आए ना ही डिफेंडेंट आए। हो सकता है कि सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हो जाए, डिफेंडेंट आए ही ना, सिर्फ आपका वादी ही न्यायालय में उपस्थित हो। या फिर यह भी हो सकता है कि वादी ना आए, सिर्फ प्रतिवादी आए, ओनली डिफेंडेंट अपीयर्स। यही कंडीशंस हो सकती है ना। देखिए जब सिर्फ प्लेंटिफ आएगा तो एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी, और ओनली डिफेंडेंट आएगा तो आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। पूरे आदेश 9 में इन्हीं बातों पे नियम दिए गए। अभी बेर एक्ट को पढ़ लेते हैं। रूल 1 क्या कहता है कि पार्टीज टू अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। पार्टीज, दोनों ही पार्टी उस दिन आएंगी, किस दिन? जो दिन सम्मन में निर्धारित किया गया है डिफेंडेंट के लिए अपीयर होने के लिए और अपना जवाब देने के लिए। ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द पार्टीज shall be in attendance at the courthouse in person by their pleaders, and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned for the future day fixed by the court। पार्टीज कैसे आ सकती हैं? या तो इन पर्सन आएंगी या उनके जो रेस्पेक्टिव प्लीडर्स हैं, जो उनके वकील जो उन्होंने हायर किए वकील आएंगे, ठीक है। और फिर सूट की, आपके मुकदमे की सुनवाई की जाएगी, और कब तक की जाएगी? अनलेस द हियरिंग इज एडजर्न, जब तक कि आपकी सुनवाई को एडजर्न नहीं कर दिया जाता है। एडजर्नमेंट कहाँ दिया गया है? आदेश 17 के अंदर दिया गया है, ऑर्डर 17। टू ए फ्यूचर डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट, न्यायालय किसी फ्यूचर की कोई डेट फिक्स कर देगा कि हम सुनवाई उस दिन करेंगे। समन्स टू डिफेंडेंट, ये आदेश 5 में दिया गया है। ऑर्डर 5 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। रूल 2, dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay cost। अब आपका सूट डिसमिस हो सकता है अगर सम्मन टाइम पे सर्व नहीं हुए, अगर वहां प्लेंटिफ की कोई गलती है,
प्लेंटिफ ने समन इशू करने के लिए अपना फीस डिपॉजिट नहीं किया है, जो कोर्ट में न्यायालय में कॉस्ट पे नहीं किया है। Where on the day so fixed is found, the summons has not been served upon the defendant in the consequences of failure of plaintiffs to pay the court fee or the postal charge। जो सम्मन्स थे वो किसको जाने थे? डिफेंडेंट को सर्व होने थे, लेकिन क्या हुआ कि प्लेंटिफ ने फेलियर कर दिया। प्लेंटिफ जो है वादी ने क्या नहीं किया, उसने कोर्ट की फीस और पोस्टल चार्जेस पे नहीं किए। ये आपको आपका प्लेंट सबमिट करने के बाद पे करने थे, लेकिन आपने नहीं किए। इफ एनी चार्जेबल सर्विस और फेलियर टू प्रेजेंट कॉपीज ऑफ द प्लेंट एज रिक्वायर्ड बाय द रूल। देखिए रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7, ये रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7 बात करता है कि प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग द प्लेंट। आपका जब प्लेंट एडमिट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको न्यायालय में जितने आपके डिफेंडेंट है उतनी कॉपीज भी साथ में देनी होंगी आफ्टर दी इश्यूशन ऑफ योर सूट, सो दैट कि सम्मन इशू कर सकते हैं। और आदेश 5 में हमने बात की थी कि सम्मन्स के साथ में आपकी प्लेंट की कॉपी भी लगती है। ठीक है, तो द कोर्ट मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि उसको मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। एक प्रोवाइजो दे दिया इसने। प्रोवाइजो क्या दिया कि दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड इफ नॉट विथस्टैंडिंग सच फेलियर द डिफेंडेंट अटेंड्स इन पर्सन। ये मुकदमा डिसमिस नहीं होगा, खारिज नहीं किया जाएगा अगर डिफेंडेंट इन पर्सन अटेंड कर लेता है। भाई संबंध तो सर्व नहीं हो पाए, लेकिन डिफेंडेंट न्यायालय में आ गया, या तो स्वयं आ गया या उसका कोई एजेंट आ गया। ठीक है, जो न्यायालय ने तिथि फिक्स की थी, जो डेट फिक्स किया था उस दिन आ गया और उसने वहां पे अपना जवाब दाखिल कर दिया, तो ऐसे केस में मुकदमे को खारिज नहीं किया जाएगा। आपका रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7 क्या था? प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। इन चीज़ों को भी साथ साथ नोट करिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। रूल 3, वेयर नाइदर पार्टी अपीयर्स सूट बी डिसमिस्ड। अभी हमने बात की थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पार्टी ना आए। जब कोई भी पार्टी नहीं आएगी, वेयर नाइदर पार्टी अपीयर्स व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन द हियरिंग द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर दैट सूट बी डिसमिस्ड। अब कोई आया ही नहीं, ना मुकदमा करने वाला ना जिसके ऊपर है वो है, तो न्यायालय क्या करेगा? उसको डिसमिस कर देगा। रूल 4 क्या है? प्लेंटिफ मे ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट मे रिस्टोर टू फाइल। ठीक है, न्यायालय क्या कर सकता है, या तो दोबारा से उसको नया सूट लेके आ सकता है, या कोर्ट पुराने सूट को ही रिस्टोर कर सकता है, जिसे न्यायालय ने रूल 3 में डिसमिस कर दिया था। वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और रूल 3। देखिए रूल 2 में कब डिसमिस होना था? जब आपका सर्विस नहीं हो पाई सम्मन्स की और आपने कोर्ट फीस जमा नहीं की थी, यानी कि प्लेंटिफ की गलती थी। रूल 3 कब था? जब कोई भी पार्टी नहीं आई। तो यहाँ भी देखिए भाई आपको अधिकार किसको चाहिए? प्लेंटिफ को चाहिए, वो स्वयं ही नहीं आया। ठीक है, यहाँ भी उसकी गलती थी। तो जब प्लेंटिफ दोनों ही सिचुएशन में नहीं आता और न्यायालय उसको डिसमिस कर देता है, तो जो प्लेंटिफ है सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है तो वो एक नया मुकदमा भी ला सकता है, और वो न्यायालय में एक एप्लीकेशन दे सकता है, एक प्रार्थना पत्र दे सकता है कि द डिसमिसल असाइड, सेट द डिसमिसल असाइड, कि आप जो डिसमिसल है उसको साइड कर दें, उसको कैंसिल कर दें। और अगर न्यायालय को लगता है कि वो सही कह रहा है, उसके पास जो है वो सफिशिएंट काज था, जो फेल्यूर हुआ है, तो न्यायालय उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकता है और उस मुकदमे को दोबारा से फर्दर कोई डेट दे सकता है। रूल 5, dismissal of suit where plaintiff after summons return unserved fails for 7 days to apply for fresh summon। देखिए जब प्लेंटिफ ने स्टार्टिंग में अपना प्लेंट सबमिट कराया, उसका केस इंस्टीट्यूट हो गया, उसके विद इन 7 डेज उसने लिस्ट ऑफ डिफेंडेंट्स दिया कि जिनको सम्मन इशू करने हैं, और कोर्ट फीस भी जमा करवा दी, जिससे कि सम्मन इशू हो गए। पहली बार में सम्मन इशू हो गए, लेकिन अगर वो अनसर्व वापस आ जाते हैं तो उसके दोबारा भी विद इन 7 डेज उसको फिर से नए सम्मन के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करेगा तो उसका सूट जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। बेयर एक्ट यहाँ पे कहता है कि वेयर आफ्टर अ सम्मन हैज बीन इशू टू द डिफेंडेंट। पहली कंडीशन क्या है यहाँ की? जो सम्मन्स हैं वो इशू किए गए हैं डिफेंडेंट को, ठीक है, और वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स, किसी एक को या अधिक को, और वो रिटर्न हो गए हैं, वापस आ गए हैं अनसर्व्ड। तो प्लेंटिफ को क्या करना है? फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न, जिस दिन वो न्यायालय को वापस आए उसके
7 दिन के अंदर, ये ध्यान दीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोल्ड में है, इसको नोट कर लीजिए। विद इन 7 डेज उसको फ्रेश समन के लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज उसका सूट जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। जब तक कि अगर वो न्यायालय को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है विद इन दिस सेट पीरियड। ठीक है, अगर वो विद इन सेट पीरियड न्यायालय को क्या सेटिस्फाइड कर सकता है, वो सेटिस्फाई कर सकता है कि उसने हर एक प्रयास किया है लेकिन वो उसका डिफेंडेंट का रेजिडेंस नहीं ढूंढ पाया। वो ये प्रूव कर देता है कि डिफेंडेंट जानबूझकर सर्विस को अवॉइड कर रहा है, और वो कोई ऐसा सफिशिएंट काज देता है कि न्यायालय से वो टाइम एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर न्यायालय को उसके सफिशिएंट काज को सुनने के बाद उचित लगता है तो उसके टाइम को एक्सटेंड कर सकता है जैसा न्यायालय को उचित लगेगा। रूल 6, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। हमने अपनी कंडीशन में क्या बात की थी कि जब सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है। Where the plaintiff appears and defendant does not appear when the suit called on hearing। जब भाई केस की सुनवाई होती है और सिर्फ प्लेंटिफ आता है, आपका वादी आता है और प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है, तो क्या होगा? When summons duly served। देखिए यहाँ पे कंडीशन देखेगा कोर्ट। पहली कंडीशन क्या होगी कि भाई सम्मन को सर्विस की गई है, ड्यूली सर्व्ड है। If it is proved that someone was duly served, the court may make an order that the suit shall be heard ex parte। यह हमारी ex parte डिग्री की बात होती है कि भाई सम्मन हमने भेज दी और फिर भी नहीं आया तो ex parte जा सकता है कोर्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब सम्मन सर्व नहीं हुए हो। If it is not proved that someone was duly served, the court shall direct a second summon to be issued and served on the defendant। तो बोलेगा कि दोबारा सम्मन इशू करो भाई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सम्मन सर्व तो हुए बट वो नॉट इन ड्यू टाइम, पर्याप्त समय सीमा के अंदर नहीं किए गए। तो यहाँ पे अगर ये प्रूव हो जाता है कि सम्मन सर्व तो हुए थे लेकिन सफिशिएंट टाइम नहीं था डिपेंडेंट के पास कि वो अपने आप को न्यायालय में उपस्थित कर सके और उसका जवाब दे सके, यानी हो सकता है वो बहुत दूर हो, उसके पास जर्नी टाइम भी तक अवेलेबल ना हो। ऑन द डे फिक्स्ड इन द सम्मन द कोर्ट शैल पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट टू अ फ्यूचर डे टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट एंड शैल डायरेक्ट नोटिस ऑफ सच डे टू बी गिवन टू डिफेंडेंट। तो न्यायालय क्या करेगा, भाई सम्मन तो सर हो चुके हैं तो उसको एक नोटिस देगा कि आप अभी नहीं आ सकते थे, कोई बात नहीं, आप बाद में आ जाइए, एक फ्यूचर डेट फिक्स कर देगा। और जहां पे न्यायालय को ये लगता है कि यहाँ प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है कि सम्मन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड और वाज नॉट सर्व्ड इन सफिशिएंट टाइम, कि या तो सम्मन सर्व ही नहीं किए गए या विद इन सफिशिएंट टाइम नहीं किए गए, ठीक है, तो उसको बोल सकता है कि जो पोस्टपोनमेंट का खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगा, वो कौन पे करेगा, वो आपका प्लेंटिफ पे करेगा। ये आपका रूल 6 है और रूल 6 बात करता है एक्स पार्टी डिक्री के बारे में। रूल 7, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन द डे ऑफ एडजर्न हियरिंग एंड असाइन गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। अभी रूल 6 में एक्स पार्टी डिक्री के लिए न्यायालय ने पोस्ट एडजर्नमेंट कर दी, नेक्स्ट डेट देगा कि हम उस दिन एक्स पार्टी हियरिंग करेंगे, लेकिन उसी दिन आपका डिफेंडेंट आ जाता है और वो एक सफिशिएंट कॉज देता है कि जी पिछले वाली डेट पे मैं नहीं आ पाया, इसका मेरे पास एक सफिशिएंट कॉज है, तो वहां पे एक्स पार्टी को सेट असाइड कर सकता है और कोर्ट की हियरिंग को आगे बढ़ा सकता है। वेयर द कोर्ट हैज एडजर्न द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी, जब एक्स पार्टी के लिए, यानी कि यहाँ पे किसके हिसाब से, आपके रूल 6 के हिसाब से एक्स पार्टी के लिए बोल दिया। एंड द डिफेंडेंट एट और बिफोर सच हियरिंग, उस हियरिंग से पहले या उस दिन आपका डिफेंडेंट आ जाता है और वो एक वहां पे असाइन गुड कॉज फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, अपनी अनुपस्थिति के लिए एक उचित कारण देता है, तो क्या कर सकता है न्यायालय, कोर्ट डायरेक्ट्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज, या तो उसके ऊपर कॉस्ट लगा देगा या उस कॉस्ट के बिना भी उसकी बात सुनेगा। अगर वो उसकी बात उसी तरह से सुनेगा, मान लो वो उसी दिन अपीयर हुआ है जिस दिन उसको न्यायालय ने सम्मन में फिक्स डेट पे बुलाया था। ये आपका रूल 7 हो गया। रूल 8, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। पहले सिर्फ प्लेंटिफ आया, तब डिफेंडेंट आया, मुकदमा करने वाला ही गायब है, जिसने मुकदमा किया वही गायब हो गया, वही नहीं उपस्थित हुआ न्यायालय में। तो यहाँ पे हमारी सीपीसी कहती है कि वेयर द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर when the suit is called on for hearing the court shall make an order that suit be dismissed। यहाँ न्यायालय क्या करेगा, सूट को जब हियरिंग पे बुलाया था नहीं आया तो सूट बी डिसमिस कर देगा उस मुकदमे को कि भाई तुम्हें चाहिए ही नहीं, हम तुम्हें देना चाहते हो, तुम्हें नहीं चाहिए। अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द क्लेम,
लेकिन यहाँ एक कंडीशन रहेगी, अगर डिफेंडेंट उसके क्लेम को एडमिट कर लेता है और पार्ट देरों या उसके किए हुए क्लेम में से किसी एक हिस्से को एडमिट कर लेता है, जिसके लिए कोर्ट को एक डिक्री पास करनी है डिफेंडेंट के खिलाफ। अपॉन सच एडमिशन एंड वेयर पार्ट ओनली ऑफ द क्लेम हैज बीन एडमिटेड shall dismiss the suit so far as it relates to the remainder। तो न्यायालय जिस अगर पार्ट को करेगा तो बाकी को खारिज कर देगा, और जितने क्लेम को एडमिट करेगा उतने की डिक्री कोर्ट जजमेंट दे सकता है। रूल 9 बात करता है डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। देखिए, जब हमने पिछले वाले रूल्स में पढ़ा है कि जहाँ पे रूल 8 के हिसाब से प्लेंटिफ के खिलाफ सूट डिसमिस कर दिया गया, यानी कि सिर्फ डिफेंडेंट आया था, प्लेंटिफ उस दिन अनुपस्थित था, प्रतिवादी नहीं आया था, तो न्यायालय क्या करेगा, मुकदमे को खारिज कर देगा। और साथ ही ये मुकदमा खारिज होना उसके लिए दोबारा फ्रेश सूट नहीं ला सकता, नया मुकदमा लाने से उसको बार कर देगा, नहीं लेके आएगा। Where a suit is wholly or partly dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit। जो plaintiff है, वादी है, वो preclude हो जाएगा bringing a fresh suit, नया मुकदमा नहीं ला सकता है in respect of the same cause of action। लेकिन वो अप्लाई कर सकता है कि जो डिसमिसल का आदेश है उसे खारिज कर दिया जाए, अगर वो न्यायालय को सेटिस्फाई कर पाता है कि उसके पास एक सफिशिएंट कॉज था इस चीज़ के लिए, अपने नॉन अपीयरेंस के लिए, उसकी मजबूरी थी, वो नहीं आ सकता था उस दिन, एक जेन्युइन रीज़न था उसके पास, ठीक है, जब आपने बुलाया तब मैं नहीं आ सका, उसका मेरे पास एक जेन्युइन रीज़न था, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिसमिसल। तो एक आदेश देगा कि ठीक है, अभी डिसमिसल को हम एक तरफ रखते हैं, एंड अपॉन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज, और उसके ऊपर कॉस्ट भी लगा सकता है प्लेंटिफ पे और बिना कॉस्ट के भी, जैसा न्यायालय को उचित लगता है। एंड ही शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, और अगर न्यायालय उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो एक दिन फिक्स कर देगा जिस दिन उसको केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा। नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल अनलेस नोटिस ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी। लेकिन यहाँ एक सब रूल 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है रूल 9 का, जब तक कि अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं जाएगा तब तक ऐसा कोई आदेश यानी कि ऑर्डर फॉर सेटिंग असाइड द डिसमिसल ऑफ सूट नहीं दिया जाएगा। अपोजिट पार्टी को बताना है कि भाई अभी प्लेंटिफ आ गया है और वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि डिसमिसल को सेट असाइड कर दिया जाए, क्योंकि वो फिर नया मुकदमा नहीं ला पाएगा, तो इसके लिए नोटिस देना होगा अपोजिट पार्टी को, ये याद रखें। रूल 10 प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर सेवरल प्लेंटिफ्स। अब मान लीजिए प्लेंटिफ एक से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, वेयर देर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन, जब एक से ज्यादा वादी होंगे और उसमें से कोई एक या एक से ज्यादा अपीयर हो जाता है और बाकी अपीयर नहीं होते। मान लीजिए आपके एक या एक से ज्यादा प्लेंटिफ थे और उस केस में कोई एक व्यक्ति या उस एक से ज्यादा अपीयर हो जाते हैं, किसी एक का अपीयर होना जरूरी है इस कंडीशन के लिए, और जो दूसरे हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अपीयरिंग परमिट द सूट टू प्रोसीड इन द सेम वे एज इफ ऑल द प्लेंटिफ्स हैड अपीयर और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। तो न्यायालय उस मुकदमे को रूल 10 के हिसाब से ऐसे ही चलाएगा, मान लो कि सारे वादी उस दिन उपस्थित हुए हों, अगर उपस्थित हुए होते तो भी वैसे ही हियरिंग होती, एक या एक से अधिक हो गए तो भी वैसे ही होगी, या फिर इसके अलावा कोई भी ऐसा आदेश जो न्यायालय को उचित लगता है वो पारित कर सकता है। रूल 11 प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट। जब डिफेंडेंट एक से ज्यादा हो, उनमें से कोई एक ना आए या एक से ज्यादा ना आए, एक उपस्थित हो, तो क्या होगा, वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, जब एक से ज्यादा होंगे और उसमें से कोई एक या फिर उससे ज्यादा, ठीक है, अपीयर हो जाता है और अदर्स अपीयर्स नहीं होते, तो यहाँ पे न्यायालय क्या करेगा, कोर्ट शैल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट, जब जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंडेंट्स हु डू नॉट अपीयर। जो वहां पे उपस्थित नहीं हुए उन डिफेंडेंट्स के विषय में अपने निर्णय में न्यायालय कैसा आदेश पास करेगा, ये उस वक्त न्यायालय का खुद का विवेक होगा।
जैसा न्यायालय को उचित लगेगा, एज कोर्ट थिंक्स फिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एब्सेंट डिफेंडेंट्स, वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा। रूल 12, consequences of non attendance without sufficient cause shown of party order to appear in person। अब हमने रूल 1 में बात की थी कि पार्टीज जो है वो अपने प्लेडर के थ्रू भी आ सकती हैं, एजेंट के थ्रू भी आ सकती हैं, लेकिन न्यायालय ने कहा कि नहीं, आपको इन पर्सन आना है, और वो इन पर्सन नहीं आते हैं, अपने सह शरीर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। वेयर plaintiff or a defendant who has been ordered to appear in person, यहाँ ध्यान दीजिए, जब न्यायालय उनको आदेश देता है इन पर्सन और वो अपीयर नहीं होते हैं इन पर्सन, स्वयं नहीं आते हैं, और शो सफिशिएंट काज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट फॉर फेलिंग सो टू अपीयर, ही शैल बी सब्जेक्ट टू ऑल द प्रोविजंस ऑफ फोरगोइंग रूल्स। यहाँ देखिए फोरगोइंग रूल्स की बात कर रहा है, ये जो रूल हमने अभी तक पढ़े हैं आपके, वो सारे जो उनके एब्सेंटीज के ऊपर, आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो रूल हम पहले पढ़ चुके हैं उनके ऊपर भी वही रूल अप्लाई होंगे। जब न्यायालय ने किसी को आदेश दिया है स्पेशली कि आपको स्वयं आना है, तो उसके ऊपर भी जब प्लेंटिफ नहीं आया तो क्या होना है, डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होना है, वही जो पिछले रूल्स हैं हमारे उनके ऊपर लागू होंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रूल की बात करें, रूल 13, सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट। हमने रूल 6 में बात की थी कि जब डिफेंडेंट नहीं आता है तो सिर्फ प्लेंटी प्रेजेंट होता है, तो न्यायालय जो है एक्स पार्टी डिक्री सुना देगा, एक तरफा निर्णय दे देगा। अब भाई डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडीज है उसको एक्स पार्टी डिक्री को हटवाने के लिए, ठीक है, उसके पास सफिशिएंट काज होना चाहिए अपने नॉन अपीयरेंस के लिए। तो इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, ठीक है, फॉर द नॉन अपीयरेंस, वो किस पे रहेगा, वो डिफेंडेंट पे रहेगा। डिफेंडेंट को प्रूव करना होगा कि वो किस वजह से न्यायालय में अनुपस्थित हुआ था। हम एक बार डायरेक्ट पढ़ते हैं। इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, he may be applied to the court for which the decree was passed for an order to set it aside। जिस न्यायालय ने एक्स पार्टी डिक्री पास की है वो वहां पे अप्लाई कर सकता है कि उसको खारिज कर दिया जाए एक्स पार्टी डिक्री को, अगर he satisfies the court that summons was not duly served, कि मुझे सम्मन सर्व नहीं मिले। हम बात कर चुके हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा नॉन अपीयरेंस का, वो किस पे रहेगा, वो आपके डिफेंडेंट पे रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके डिफेंडेंट पे रहेगा। तो क्या कहेगा वो कि मुझे सम्मन सर्व नहीं किए गए अच्छे से, और दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन सूट वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। और जब न्यायालय ने उसको बुलाया था सुनवाई के लिए मुकदमे को, तब उसके पास एक सफिशिएंट कॉज था कि वो नहीं आ पाया। एंड द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिक्री एज अगेंस्ट हिम अपॉन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट पेमेंट इन द कोर्ट और अदरवाइज थिंग्स फिट। तो न्यायालय क्या करेगा, आपकी एक्स पार्टी को सेट असाइड कर देगा, खारिज कर देगा, और उसके ऊपर कॉस्ट लगाएगा, और वो उस कॉस्ट को न्यायालय में पे करेगा डिफेंडेंट, और केस की सुनवाई नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ेगी। और उसके बाद एक दिन फिक्स कर देगा, फ्यूचर डेट, कि जिस दिन प्रोसीडिंग ऑफ द सूट आगे बढ़ेगी। यह एक प्रोवाइजो भी दिया साथ में, प्रोवाइजो पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यह एक प्रोवाइजो भी दिया, प्रोवाइजो पे जरूर ध्यान देना है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री इज ऑफ सच नेचर दैट इट कैन नॉट बी सेट असाइड एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट, ओनली इट मे बी सेट असाइड एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स आल्सो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो डिक्री है वो सेट असाइड नहीं हो सकती सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। ये क्या है, सभी डिफेंडेंट्स के खिलाफ भी सेट असाइड हुई, कि मान लीजिए किसी 4 डिफेंडेंट थे, एक ने अप्लाई किया, तो सिर्फ एक के खिलाफ ना होके वो, जब बाकी ने अप्लाई भले ही नहीं किया, उनके खिलाफ भी वो सेट असाइड हो जाएगी। अब यहाँ सफिशिएंट कॉज से क्या मतलब है, सफिशिएंट कॉज क्या हो सकता है, ये चीजें मैं स्लाइड में सब नहीं लिख पाऊंगा, तो आप इनको नोट कर लें, ठीक है। कोई भी बोनाफाइड मिस्टेक हो सकती है डेट ऑफ हियरिंग में, कि मुझे साहब तारीख का पता नहीं लग पाया कि मेरी डेट ऑफ हियरिंग क्या थी, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है। लेट अराइवल ऑफ ट्रेन, मेरी ट्रेन लेट हो गई, ठीक है। अपोजिट पार्टी ने कुछ वही फ्रॉड कर दिया है, किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, ठीक है,
एडवोकेट्स की स्ट्राइक हो गई है कि नहीं, जो भाई प्लीडर है उसने मिस्टेक कर दी है, अपनी डायरी में डेट जो है रॉन्ग लिख ली थी, उस वजह से गलती होगी। तो ये जो सारे मैंने बताए हैं ये सफिशिएंट कॉज हो जाएंगे। यहाँ लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 123 यानी कि आर्टिकल 123 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ये आपका बताता है कि कितने टाइम के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कितना है, 30 डेज है। यानी कि जब आपका एक्स पार्टी डिग्री कोर्ट ने दे दिया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको उसके सेट असाइड के लिए अप्लाई करना होगा, नहीं तो उस पर लिमिटेशन पीरियड लग जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपोजिट पार्टी को नोटिस भी कंपलसरी देना है। सेकंड प्रोवाइजो यहाँ पे दिया गया है कि फर्दर देन नो कोर्ट सेट असाइड अ डिक्री पास्ट एक्स पार्टी merely on the ground of there has been irregularity in the service of someone if it is satisfied that defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim। अब यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई भी कोर्ट उसको कब सेट असाइड नहीं कर पाएगा, कोई कोर्ट उसको सेट असाइड नहीं कर पाएगा सिर्फ इस बात को लेकर कि भाई मुझे सम्मन नहीं मिला, इरेगुलरिटी थी सर्विस ऑफ सम्मन में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये आ जाता है कि डिफेंडेंट को पता तो था, डिफेंडेंट को डेट ऑफ हियरिंग का पता था, उसे भले ही समन ना मिला हो लेकिन उसे पता था और उसके पास सफिशिएंट टाइम भी था, हालांकि उसे समन नहीं मिले लेकिन उसको पता भी था और उसके पास सफिशिएंट टाइम भी था, फिर भी वो नहीं आया है प्लेंटिफ के क्लेम का जवाब देने के लिए, तो ऐसे केस में एक्स पार्टी डिक्री को न्यायालय खारिज नहीं करेगा। एक एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पे कि वेयर देयर हैज बीन एन अपील अगेंस्ट अ डिक्री passed ex party under this rule and the appeal has been disposed of on any ground other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside ex party decree। explanation यहाँ पे क्या कह रहा है कि where there has been an appeal against a decree passed ex party, जब कोई अपील इसके खिलाफ की गई है, अपील किसमें होगी आपकी, सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 96 आप देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि अपील एक्स पार्टी के खिलाफ कहाँ दी गई है, कहाँ दी गई है, सेक्शन 96 सब सेक्शन 2, ये भी आप नोट कर लें। और अपील डिस्पोज ऑफ कर दी गई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अपील हैज बीन डिस्पोज ऑफ ऑन एनी ग्राउंड अदर देन, किसी भी ग्राउंड पे, एक ग्राउंड छोड़, कौन सा ग्राउंड छोड़ के, कि अपीलेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया है, इस अपील को छोड़ के। अगर विड्रॉ कर लिया तो अलग बात, अगर विड्रॉ नहीं किया है और न्यायालय ने उसको अपनी तरफ से डिस्पोज किया है तो नो एप्लीकेशन शैल लाई अंडर दिस रूल फॉर सेटिंग असाइड डिक्री, तो फिर वो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है एक्स पार्टी को। देखिए दो ही चीजें एक्सप्लेनेशन में, जब अपील कर दी गई है और अपीलेट कोर्ट में अपील को अपीलेंट ने विड्रॉ कर लिया है, डिफेंडेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया अपील को, इस कंडीशन को आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा बाकी किसी भी कंडीशन पर अगर न्यायालय ने उस अपील को डिस्पोज ऑफ किया है तो वो कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता टू सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री। रूल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री। रूल 14 नो डिग्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। देखिए जब कोई एक्स पार्टी डिग्री आ गई है तो उसको ऐसे ही न्यायालय सेट असाइड नहीं करेगा सिर्फ डिफेंडेंट की एप्लीकेशन के ऊपर। इट इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि अपोजिट पार्टी को भी पता लगना चाहिए कि भाई दूसरी पार्टी ने, डिफेंडेंट ने अप्लाई किया है टू सेट असाइड द डिग्री। नो डिग्री शैल बी सेट असाइड ऑन एनी सच एप्लीकेशन एज अफोरसेड, रूल 13 में हमने बात की है, अनलेस नोटिस देयरऑफ हैज बीन सर्व्ड ऑन अपोजिट पार्टी, जब तक कि अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं दे दिया जाए। यहाँ पे आपके सभी रूल्स खत्म हो जाते हैं, रूल 1 से रूल 14 तक। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्स पार्टी डिग्री एंड ग्राउंड्स फॉर दी सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री। लिमिटेशन एक्ट में इसका आर्टिकल 123 में दिया गया है 30 डेज का, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द एक्स पार्टी डिग्री आपको 30 डेज के अंदर अप्लाई करना है लिमिटेशन एक्ट में। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, इसे भी नोट कर लें। और अपील कहाँ पे होगी इसकी, सेक्शन 96 सब सेक्शन 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे लाइक तो जरूर कर दें और शेयर भी करें। और यहाँ पे जब हमारे चैनल के वीडियो के लाइक मोर देन 100 हो जाएंगे इस वीडियो के लाइक, तो मैं आपको इसका पूरा एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें
और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।